स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मेटल कार्बोनिल्स पढ़ रहे थे। मेटल कार्बोनिल्स की कुछ हमने प्रिपरेशंस देखी थी, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ हम उसकी सारी बात किए थे कि कैसे मेटल कार्बोनिल बनते हैं, कैसा उनका नेचर होता है। मेटल कार्बोनिल होते क्या हैं? मेटल जहाँ पे प्रेजेंट हो और कार्बोनिल CO ग्रुप हो, उस तरह के कंपाउंड जहाँ पर हमारे Fe और मतलब कोई भी मेटल हो। जनरली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो Fe का, क्रोमियम का और निकल का देखा था। जैसे कि हम सबको पता है, जो हमारा लास्ट प्रोसेस थी जिसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी निकल टेट्रा कार्बोनिल की, NiCO4 की, जिसको मॉन्ड प्रोसेस किया था, क्योंकि साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने सबसे पहली बार दिखा था, निकाला था हमारा मेटल कार्बोनिल, वो था NiCO4, जिसके वजह से हम लोग उसका यूज़ करते थे निकल के सेपरेशन में। निकल जैसे है किसी भी जगह पे प्योरली फॉर्म में पाई नहीं जाएगी, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते थे? NiCO4 का, और इस प्रोसेस को मॉन्ड प्रोसेस कहते थे। बाद में हमने उसकी कुछ और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। बाद में थोड़ा सा और देखा था कि कार्बोनिल कैसे मेटल से अट्रैक्ट करता है या कैसे उसकी रिएक्शन होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब हमको आज पढ़ना है उसकी रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ने की, हाउ मेटल कार्बोनिल्स कैन बी फॉर्म्ड। डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती है। उससे पहले बता दूं, मोनो कार्बोनिल हम लोगों ने जितने भी थे सारे के सारे मोस्टली मोनो कार्बोनिल्स ही पढ़े थे। FeCO5 हो चाहे NiCO5 हो, NiCO4 हो या CrCO6 हो, कोई भी हो, सारे हम लोगों ने मोनो कार्बोनिल देखे थे। बात कर रहे हैं बाई कार्बोनिल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज। बाई कार्बोनिल भी देखा था, जैसे Fe2 वाला कंपाउंड था, Fe3CO9 वाला, Fe3CO12 वाला था, Fe2CO9 वाले थे। ये कुछ कॉम्प्लेक्स थे। बात करते हैं द बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल Fe2CO9 जो होता है, उसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हाई टेम्परेचर, याद होगा प्रोसेस पढ़ी थी, फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस, जिससे मोनोमेरिक फॉर्म्स कन्वर्ट होती थी अपनी पॉलीमेरिक फॉर्म, डाईमेरिक फॉर्म, ट्राइमेरिक फॉर्म और टेट्रामेरिक फॉर्म जैसी। जिसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल देखा था FeCO5 का। उसको पहले लाइट दी गई थी तो Fe2CO9 में चेंज हुआ, और Fe2CO9 को हीट किया गया तो वो फिर से ट्राइमर में कन्वर्ट हुआ और Fe3CO12 की फॉर्मेशन देखने को मिली। मतलब ये बोल सकते हैं कि FeCO5 का पहले डाइमराइजेशन हुआ, फिर उसी CO5 का ट्राइमराइजेशन होके हमें Fe3CO12 टाइप के कंपाउंड देखने को मिले। वही कंपाउंड जो थे, वहां पे लेक्चर खत्म हुआ था, वहां से अब हम बात कर रहे हैं Fe2CO9 जो बना हुआ है वो कैसा होगा? वो ऑरेंज जो है वो क्या होगा? वहां पे ऑरेंज माइका लाइक होगा। ऑरेंज माइका जो है कंपाउंड होता है, उसका ऑरेंज कलर होगा, ऑरेंज माइका लाइक कंपाउंड होगा। वेयर जो हमारा Fe3CO12 बना था वो ग्रे होगा, वो साइनिंग ग्रे कलर होगा। ठीक है, ये था। अब बात आती है आयरन पेंटा कार्बोनिल FeCO5, जिनसे ये बने हैं, इज समटाइम यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स की तरह यूज किए जाते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सम अदर मेटल कार्बोनिल्स। मतलब कभी कभी किसी दूसरे मेटल कार्बोनिल के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए FeCO5 है और दूसरा मेटल क्लोराइड प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट है, मेटल हैलाइड प्रेजेंट है, तो वहां पे वो एक तरह से सोर्स क्या होता है? जहां से कोई चीज निकले। तो FeCO5 कैसा एक्ट करेगा? एज ए सोर्स, मतलब वो अपने CO किसी को डोनेट कर देगा इन प्रेजेंस ऑफ अदर मेटल। दूसरा कोई मेटल होगा तो उसको अपने CO दे देगा और उसके पास जो लिगेंड होगा वो वापस आ जाएगा। याद करिए, जब और प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो टिन, ऑर्गेनो टाइटेनियम और ऑर्गेनो मरकरी टाइप के कंपाउंड पढ़े थे। वहां पे पढ़े थे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, दैट इज ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। वहां पे एक मेटल और दूसरा मेटल, इस मेटल के जो भी लिगेंड होंगे और इस मेटल के जो लिगेंड होंगे, वो लिगेंड वहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेटल इंटरचेंज हो जाते थे। दैट इज कॉल्ड एज मेटल टू मेटल ट्रांसफर रिएक्शन और कॉमनली नोन एज ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे, कार्बोनिल होगा, मेटल होगा, हैलाइड होगा और इधर का मेटल के साथ कार्बोनिल। तो ये वाले कार्बोनिल जो हैं
हमारे इस वाले के पास चले जाएंगे और उसके ऊपर प्रेजेंट लिगेंड हैलाइड जो है वो इसके ऊपर आ जाएंगे। यही चीज बोला गया है। और किसके प्रेजेंस में होगा? H2 के प्रेजेंस में होता है। बेस्ट एग्जांपल है टंगस्टन हेक्साकार्बोनिल इज प्रिपेयर्ड जो है टंगस्टन जो है हमारा W होता है और उसके बाद जो है CO का होल 6 टंगस्टन हेक्साकार्बोनिल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्टिंग WCl6 मतलब टंगस्टन हेक्साक्लोराइड लेंगे, साथ में हम आयरन पेंटाकार्बोनिल लेंगे, साथ ही में ईथर लेंगे जिसमें सोल्यूबल होंगे और हमारा H2 होगा। और वहां पर H2 क्या करेगा? एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। याद रखिएगा ये कैसे एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। क्या? H2। बात करते हैं रिएक्शन में। WCl6 FeCO का 5 है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर H2। कुछ नहीं होगा, ये हमारे यहाँ पे बैक होंगे, यहाँ से इनका ट्रांसफर होगा इस साइड पे और यहाँ से Cl वापस चले जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा WCl6 के जगह हमको WCO6 मिल जाएगा जो कि एक मेटल कार्बोनिल है और हमको यहाँ पे FeCl2 मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं द मेटल कार्बोनिल आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत टाइप के होते हैं, 100 ऑफ टाइप होते हैं मेटल कार्बोनिल के। मोनोमर के होते हैं, डाईमर के होते हैं, टेट्रामर के होते हैं और क्लस्टर बनते हैं। क्लस्टर मतलब जब उसमें मेटल 4 के आसपास हो जाए और उसके साथ बहुत सारे लिगेंड होते हैं वो हमारे मेटल क्लस्टर बनाते हैं या पॉलीमर टाइप के बनाते हैं। तो वो सब भी जो है वो सब किस फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड में नहीं मिलते हैं, उनका एग्जाम्पल है FeCO5 जो कि हम अभी पढ़े हैं। FeCO5 ये कैसा होता है? ये लिक्विड होता है। साथ ही साथ में RuCO5 ये भी लिक्विड है। ऑस्मियम टेट्राकार्बोनिल ये भी हमारा कैसा होता है? पेंटाकार्बोनिल ये कैसा होता है? लिक्विड होता है। साथ में NiCO4 निकेल टेट्राकार्बोनिल ये हमारे 4-5 कंपाउंड हैं। ऐसे मेटल कार्बोनिल हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। while other all metal carbonyls are solid in nature which are liquid they are melt or decomposes at low temperature। लो टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हो जाएंगे और टूट जाते हैं। कौन से वाले? ये वाले हमारे जो RuCO5 है, OS CO का होल 5 है मतलब ऑस्मियम पेंटाकार्बोनिल, निकेल टेट्राकार्बोनिल ये सारे लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएंगे। और साथ ही साथ में और क्या होगा इनकी? ईदर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे किसमें? वाटर में। इसीलिए ध्यान दीजिए ये कैसा है? ये लिक्विड है। ये कैसा है? लिक्विड है। डिकम्पोज होगा इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं? इसकी रिएक्शन में वाटर ले सकते थे लेकिन क्या लिया? ईथर लिया जो कि एक हमारा क्या है? हमारा हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? एक तरह से हम बात करते हैं कि ये लिक्विड है और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने ईथर एज ए सॉल्वेंट लिया। यही बता रहा है कि ये सारे जितने भी कंपाउंड है जब इनकी रिएक्शंस हो रही होंगी तो वाटर वहां नहीं लेते हैं क्योंकि उनमें इनसॉल्युबल होंगे और सॉल्युबल नहीं होंगे तो वाटर है। कौन सा? NiCO4 भी नहीं सॉल्युबल होगा और डिकम्पोजेस बाय वाटर, बल्कि ये डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर। मतलब अगर यहाँ पे हम वाटर ले लेते तो यहाँ डिकम्पोज हो जाते। कैसे होंगे? एक रिएक्शन आगे है, मैं बताऊंगा कि कैसे डिसोसिएशन होता है वाटर के लेने की वजह से। बताऊंगा FeCO5 कैसे डिसोसिएट होगा यहाँ पे H2O के प्रेजेंस में। बात आती है रिएक्शन की, कैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं मेटल कार्बोनिल की। वही है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, वो हम लोगों ने देख ली थी। अब बात आएगी रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल। प्रिपरेशन में मैंने 4 मेथड बताए थे। डायरेक्ट मेथड था, फोटोलिसिस थर्मोलिसिस वाला था, हैलाइड का ट्रांसफर वाला था और अब हम उनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे क्योंकि प्रिपरेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम पहले पढ़े रिएक्शन क्या है, फिर एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल्स अंडरगो ए वैरायटी आर एयर एंड मॉइस्चर सेंसिटिव। जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड थे वो भी हमारे कैसे थे? एयर और मॉइस्चर सेंसिटिव थे। सिमिलरली मेटल कार्बोनिल FeCO5 NiCO4 ये सब कैसे हैं? दे आर एयर और मॉइस्चर सेंसिटिव। मेटल कार्बोनिल अंडरगो वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के फॉलो करते हैं या अंडरगो होते हैं मतलब प्रोसीड करते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे। नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बस कुछ नहीं है, एक चीज किसी दूसरी चीज को रिमूव कर दे, डिस्प्लेस कर दे वहां से, वही है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम ही बता रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
एक कोई चीज है जिसको आप सब्स्टिट्यूशन एक तरह से बोल सकते हो। दूसरे वर्ड्स में डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ पे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, कि कोई एक लिगेंड आए दूसरे को रिमूव कर दे, वहां से डिस्प्लेस कर दे या सब्स्टिट्यूट कर दे, वो भी बोल सकते हो। सिमिलरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेटल कार्बोनिल अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मेटल कार्बोनिल रिएक्शन देते हैं ज्यादातर, इन विच वन और मोर CO लिगेंड में बी डिस्प्लेसेस, पहले ही बताया वो वहां से निकलेगा, नाम ही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रॉन डोनर सच एज पिरिडीन, फॉस्फीन, आइसोसाइनाइड, मतलब कोई ऐसा लिगेंड आए जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी हो, वो हमारे मेटल कार्बोनिल के पास आएगा, तो वो अटैक करके लिंक हो जाएगा और CO को बाहर कर देगा। सिंपल से ऐसा समझिए कि अगर कहीं पे कोई बॉन्डिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, कोई बॉन्ड बनना है, ठीक है, तो पहले अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा होगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन वीक बॉन्ड बना हुआ है पहले से और कोई नया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने आ रहा है, तो क्या होता है, पुराना वाला टूट जाता है, नया वाला बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमारे फॉस्फीन है, एमाइन भी है, लोन पेयर आते हैं, तो इनका इंसर्शन होता है और CO रिमूव हो जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल है। उसके बाद हम कहेंगे कि द रूल ऑफ ए थंब इज दैट वन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रूल के अकॉर्डिंग CO इज रिप्लेस्ड बाई 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक कार्बोनिल डोनेट करता है तो एक रिमूव होने पे CO हमको कितने मेटल के पास इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जहां डिफिशियंसी आ गई है 2 इलेक्ट्रॉन की, दैट मीन्स हमको एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होता है। और आपको पता है फॉस्फीन्स जो होती हैं, कल भी मैंने बताया था, न्यूट्रल होती हैं और इनके ऊपर लोन पेयर होता है, एज सिमिलर टू नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन पे होता है। सिमिलरली यहां पे बात करते हैं साइनाइड के ऊपर, तो इसके ऊपर भी हमारा C हो गया, और पिरिडीन में होता है नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। तो ये स्पीसीज आएंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी मेटल से और एक CO को रिमूव कर देंगी या डिस्प्लेस कर देंगी। एज अ रिजल्ट 6 इलेक्ट्रॉन डोनर लाइक बेंजीन। अगर आप बताइए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर आया तो कितने CO रिमूव हुए, 1, और बेंजीन जो कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसको अगर हम किसी जगह पे प्लेस कर देंगे या अटैच कराएंगे तो वहां से कितने CO निकलेंगे, वहां से 3 CO निकलेंगे, क्योंकि बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन देता है और एक कार्बोनिल 2 देता है, तो हमें रिमूव आए 6 हैं तो निकालने भी 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब 3 CO निकलेंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि डिस्प्लेसेस बाय 3 CO लिगेंड, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने लिखा है, FeCO5 पिरिडीन आएगा, सॉरी फॉस्फीन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फीन वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलता है CUET PG के। और फॉस्फीन कैसे रिप्लेस होती है, कई बार यहाँ पे एरो पे आपको HNu दिया रहा होगा, यहाँ पे HNu दे देगा या लाइट दे देगा, ऐसे करके HNu दे देगा या लाइट दे देगा। जब भी किसी मेटल कार्बोनिल पे आपको हीट या लाइट देखने को मिल जाए, HNu डेल्टा का बॉन्ड सिंबल बना दिखे या HNu दिख जाए, दैट मीन्स आपको वहां से एटलीस्ट 1 CO को रिमूव करना है। मोस्टली केसेस में यही होता है। अगर टेम्परेचर देता है तो उसका नहीं होता है, बट अगर उसमें देखना पड़ता है रिएक्शन प्रोसीड हो रही है कि पॉलीमराइजेशन हो रही है, ट्राइमराइजेशन हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ दिया और दूसरा कोई फॉस्फीन टाइप का लिगेंड है, आइसोसाइनाइड टाइप का लिगेंड है, या पिरिडीन टाइप का, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर टाइप का यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है, और ऊपर जो हमारा मेटल कार्बोनिल है उसके ऊपर हीट या लाइट दी है, तो क्या करना है, एक CO एटलीस्ट निकालना है, एटलीस्ट एक निकालना ही है, और वहां पे जाके हमारा ये इलेक्ट्रॉन डोनर वाली स्पीसीज लिंक होगी और CO बाहर होते दिखेगा। अगर हम मान लीजिए 2 PPH3 लेते तो क्या होता, हमारे 2 के 2 CO निकलते, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन ये देता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास होते हैं, तो एक अगर आएगा तो एक ही बाहर जाएगा। और अगर हमने 2 मोल ले लिए कंपैरिजन में 1:2 के रेशियो में, तो होगा क्या, इसके 2 इंसर्ट होंगे तो 2 हमारे CO बाहर जाते हुए हमको इजीली दिखेंगे, कोई नई बात नहीं है। अगर इसी तरह 3 ले लेंगे तो 3 जाते दिखेंगे। सिमिलरली CrCO6 + C6H6, थोड़ी देर पहले ही बताया कि बेंजीन का अगर हमको अटैक कराना है, किसी मेटल से लिंक कराना है, तो बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बिकॉज इट हैव 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड हैविंग ए 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो मेटल के पास जो ऑलरेडी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना है उससे 6 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के लिए हमको 3 CO निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक CO के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के लिए 4, और 3 हमारे CO के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 आ रहे हैं, 6 बाहर जाएंगे।
CrCO6 था तो 3 बाहर चले गए, बचा CrCO3 और C6H6। शायद ये समझ में आ गया होगा, 3 CO निकल गए, शायद ये समझ में आ गया होगा। फिर MOCO का होल 6 प्लस C5H5Na, ये क्या है? ये C5H5, ये C5H5 क्या है? C5H5Na, ये क्या है? ये कुछ और नहीं, ये हमारी CP है। ये CP है जो कि निगेटिव चार्ज वाला होता है, ये हमारा CP है, साइक्लोपेंटा डाई एनायन। C5H5Na निगेटिव, Na निगेटिव ये बता रहा है कि Na पॉजिटिव में है और CP हमारी निगेटिव में है। और जैसे ही निगेटिव होती मैं बताता हूँ, ये एरोमेटिक है, हकल रूल को फॉलो कर रही है, 4n+2 रूल को भी फॉलो कर रही है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली जैसे बेंजीन के पास होते हैं। जो बेंजीन की कंडीशन वही सारी इसकी, बेंजीन एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, तो इसलिए ये बनेगी। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो रिप्लेस कितने होंगे? 5 ही इलेक्ट्रॉन हमको रिप्लेस करने होंगे। लेकिन हमको तो ये पता है कि CO जो होता है, CO कितने इलेक्ट्रॉन का होता है? CO 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। अब ऐसी कैसी हम कैलकुलेशन करें कि आने 5 इलेक्ट्रॉन हैं और जाने हमको 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5 जा ही नहीं सकते क्योंकि एक CO 2 इलेक्ट्रॉन और 2 निकालेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एटलीस्ट एक एक्सेस में हो गया। और अगर हमने 3 निकाल दिए तो हमारा तब भी बैलेंस बिगड़ेगा, क्योंकि हमने लाए हैं उसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन और उससे ले रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इम्बैलेंस होगा। तो उसको कौन बैलेंस करता है? वो चार्जेस। कैसे? देखिए, MOCO का होल 6 है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, प्लस ये 5 इलेक्ट्रॉन ला रहा है। तो अब हमें तो पता है 5 तो इसके खुद के हो गए, तो एटलीस्ट 2 या 3 निकलेंगे CO। हमने कहा कि यहाँ 3 CO निकलेंगे, 3 CO निकलेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे कितने की डिफिशियंसी है ये बताइए आप। अगर 3 CO निकले होंगे दैट मीन्स कंपलसरी है कि वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, और 6 फिर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो ये C5H5 है। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? ये मैक्सिमम 5 करता है। तो 5 तो ये हो गए, और एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो सोडियम था वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है। C5H5 जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, ये यही बताना था। ये मत सोचिए 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, C5H5 है, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। कैसे? मैंने यहाँ पे आपको इसलिए बताया जिसमें आपको लगे कि ये तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। 5 इलेक्ट्रॉन डोनर CP कब होता है? जब वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला हो, मतलब साइक्लोपेंटा डाईन हो। लेकिन अगर वो साइक्लोपेंटा डाई एनायन हो तो अब आप बताइए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन। लिखा C5H5 है बट उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन की। तो हमें कुछ बैलेंस करना ही नहीं, चार्ज वगैरह कुछ करना ही नहीं है। और यहां से हमने 3 CO निकाले और CP लगा दी, क्योंकि CP का इलेक्ट्रॉन काउंट 6 और 3 CO का भी इलेक्ट्रॉन काउंट 6। और यहां पे निगेटिव लगाने का मतलब यह है किसी न्यूट्रल कंपाउंड पे अगर निगेटिव चीज को आप ऐड करोगे तो वो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो जाएगा। किसी कॉम्प्लेक्स में आप पॉजिटिव चीज ऐड करोगे तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पे आपने Na यहाँ पे C5H5 निगेटिव का एडिशन करा है तो आपको ये देखने को मिलेगा। आप ये ऐसे भी लिख सकते थे, सामने Na लिख देते और वहां पर चार्ज ना लगाते, काम चल जाएगा, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये हमारा मेथड था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड इज एनायनिक एंड कैटायनिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। ये एनायनिक एंड कैटायनिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं? नाम बता रहा है, एनायनिक मतलब निगेटिव चार्ज, कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज। उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ ए मेटल कार्बोनिल इनटू करस्पॉन्डिंग एनायन। मेटल कार्बोनिल को हम लोग देखते हैं कि कैसे वो अपने एनायन में कन्वर्ट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेटल कार्बोनिल रिएक्ट विद एन बेसिस टू गिव ए कार्बोक्सिलेट आयन। याद होगा इसकी मैंने मैकेनिज्म लास्ट लेक्चर का लास्ट पोर्शन जो था, बिल्कुल लास्ट मिनट में मैंने मैकेनिज्म बताई थी और आपको ये बोला था कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना। वही चीज यहाँ पे मैकेनिज्म मैंने वही दोबारा लिखी है, बट आप देख लीजिए इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं। क्यों इंपॉर्टेंट लिख दी थी, बता क्यों दी थी, और यहाँ भी लिख दी बिकॉज इट हैव बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन स्टेप। और मैं बार बार बताता हूँ एमसी में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन is very important reaction according to your CUET PG एग्जाम और in your graduation एग्जाम also। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं साथ में बता देता हूं।
यहाँ पे है मेटल कार्बोनिल रिएक्ट विद बेसेस टू गिव ए कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O माइनस, मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उससे H निकाल दो कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो एनायन बनता है उसी को कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। यहाँ पे CO5 प्लस OH, और आपको ये क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको ये यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे होगा कॉलमैन रिएजेंट प्लस H प्लस और CO2। ये इसको क्या बोलते हो आप? नाम जान लीजिए, कॉलमैन्स रिएजेंट। कॉलमैन्स रिएजेंट इसको बोलते हो आप कॉलमैन्स रिएजेंट। ये 2 माइनस है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये जो है 2 माइनस लिखा गया है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, FeCO का होल 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लिख दिया है FeCO का होल 4 2 माइनस, वही चीज है, इसको कॉलमैन रिएजेंट बोलते हैं। ये हमने रिएक्शन कराई तो ये बना। साथ में जब हम डाइमर की, ये तो मोनोमर है, जब डाइमर की वही बेसिक, ये और कुछ नहीं है। KOH क्या होता है? OH हो गया, यहाँ से क्या निकलेगा? H प्लस निकलेगा और MEO निकलेगा, मतलब बेस ही है, बेसिक कंडीशन यहाँ भी दी गई। और हमारा यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट दिया गया है, इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको Fe2CO8 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे NET का होल 4। NET का होल 4 बताने का मतलब क्या है? नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी है जब NET होल 4, तो जैसे ही 4 वैलेंसी होगी तो पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव, कुछ ऐसा हमको दिख रहा होगा। तो ये क्या है? यहाँ भी हमारा एनायन बना और यहाँ पर भी एनायन बना, दोनों एनायन ही है, और यही हम पढ़ रहे हैं एनायनिक एंड कैटायनिक कार्बोनिल। देखिए एनायन है, मेटल है, कार्बोनिल है, तो क्या बन गया? एनायनिक मेटल कार्बोनिल। सिमिलरली अगर इसकी हम बात करते हैं कैसे होती है, द रिएक्शन इज बिलीव टू प्रोसीड न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो बेस होता है इसको OH ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और कहीं पर भी CO ग्रुप दिखे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट मीन इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये चार्ज ओपन होगा, ये स्ट्रक्चर देगा। फिर हमारा हमको पता है कहीं पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो तो वो बहुत फास्ट होती थी, उसके भी रीजन है व्हाई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, क्योंकि उसकी कंडीशन है वो थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल कंपाउंड बनाता है, या वहां पे थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होती है रिएक्शन। इसका जो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसने लिया यहाँ पे ऊपर गया, चार्ज ओपन हुआ, और एक स्टेप यहाँ कम है, मतलब ये तो ओपन होगा, O निगेटिव बनेगा, वही O निगेटिव वापस आएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड खुल के इसके ऊपर चला जाएगा। समझ गए होंगे शायद। चलिए मैं दिखा देता हूं एक शॉर्ट स्टेप में, नहीं तो शायद कंफ्यूजन हो जाए आपको। यहां पर O निगेटिव और यहां पे OH, ये देखने को मिलेगा आपको, ये स्टेज, इसके बाद जो है ये देखने को मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, ये निगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। देखिए जाएगा और जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ आया तो डबल बॉन्ड और यही स्पीसीज मिल गई। ये ट्रांजिशन निगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर आया, वो अनस्टेबल होता है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्राइड का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, हाइड्राइड जाएगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, और ये वाला जो है ये इधर से चला जाएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड CO2 निकलेगी, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन इसके साथ मेटल के साथ जाएगा, बाद में उसको भी रिमूव कर देंगे H प्लस की तरह, तो H प्लस की तरह ये निकल गया, CO2 निकल गई और FeCO का होल 4 चला गया। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करने से पहले आपको बता दें, विज्ञान वृक्ष आपके लिए फुल सेमेस्टर कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में लाया है। आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वहां पे मिलता है आपको फुल रिकॉर्डेड कोर्स, आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जो कि नियर अबाउट 400 रुपए में आपको पूरा आपकी यूनिवर्सिटी का फुल कंटेंट दिया जाता है। आपका सेमेस्टर में जो भी टॉपिक है, यूनिट है, उनका सब का रिकॉर्डेड फॉर्म, साथ ही साथ में नोट्स बनाने की भी आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी स्लाइड्स पढ़ रहे हैं इनकी PDF आपको प्रोवाइड करते हैं, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं इजीली, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खरीदते हैं उसमें आप अपना पैसा लगाते हैं, तो उनको भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपके यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको विज्ञान वृक्ष ने पूरा डाउनलोड करके वीडियो फॉर्म बनाया, मतलब उनका एक्सप्लेनेशन दिया है और सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वजह से आपको वो भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। वीडियो लेक्चर प्लस उसकी भी PDF आपको मिलेगी, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप में से कई बच्चे होंगे ऐसे जो अपने मास्टर्स के लिए, मतलब केमिस्ट्री से मास्टर्स करना चाहते होंगे इंडिया के टॉप कॉलेजेस से, टॉप यूनिवर्सिटी से, उसके लिए एग्जाम होता है CUET PG। CUET PG एग्जाम को अगर आपको बहुत अच्छे से क्रैक करना है, अच्छी रैंक ला के अच्छे कॉलेजेस में अपना एडमिशन लेना है, तो विज्ञान वृक्ष का कोर्स
तुरंत परचेज करिए, जिसमें आपको मिलता है वेल डिजाइंड प्लेटफॉर्म का जितना भी कंटेंट है बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलता है। साथ ही साथ में आपको दी जाती है इसमें टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हैं। लेकिन आप में से कई और भी बच्चे ऐसे होंगे जिनका सपना होगा मैं पढ़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी से, उनका सपना ही आईआईटी होता है। तो आपके सपने को साकार करने में विज्ञान वृक्ष आपकी बहुत ही हेल्प करता है। कैसे करेगा कि आपको जो भी कोर्स है उसको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे देगा आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए, और साथ में जो टेस्ट सीरीज दी जाती है वो आप ऑल ओवर इंडिया लेवल की होती है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को इंडिया लेवल पे चेक कर पाओगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। साथ ही साथ में जब आप मेन सेंटर पे एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे एग्जामोफोबिया नहीं होगा, बिकॉज यू ऑल ऑलरेडी डन 20 to 30 टेस्ट एग्जाम्स, और वो जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो सिमिलर वैसी ही होंगी जो आपके फाइनल एग्जाम में आता है। मतलब जैसे वहां पे आप एग्जाम देने जाते हैं वो सिमिलरली आप अपनी सिचुएशन घर पे बना के पहले ही बैठते हो। जब मेन टाइम पे एग्जाम देने जाते हो तो आपको कुछ नया नहीं लगता है, आपको लगता है विज्ञान वृक्ष का एक और टेस्ट देने जा रहे हैं जिससे आप बेटर स्कोर कर सकते हैं। और आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो कि मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकेंड ईयर में होंगे, या हो सकता है पास आउट हो गए हैं, तो उनके लिए आईआईटी गेट और सीएसआईआर नेट जैसे एग्जाम विज्ञान वृक्ष साथ में लाया है, जिनको क्रैक करके आप बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। आईआईटी गेट में अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे इंडिया में जितनी भी पीएसयूज हैं उनमें डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और वो भी पीएसयूज के अंडर में कोई छोटी मोटी इंस्टीट्यूशंस नहीं आती हैं। इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ओएनजीसी, गेल, बेल, इस टाइप की जो है इंस्टीट्यूशंस आती, जहां पे लोगों का जाने का सपना होता है, वहां पे आप जॉब कर रहे होते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका टीचिंग प्रोफेशन बनाना चाहते हैं टीचिंग में, या उनका पैशन ही टीचिंग है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है सीएसआईआर नेट, जिसको आपको क्रैक करना ही पड़ता है। और विज्ञान वृक्ष ने अगर आपने कोर्स परचेज किया है सीएसआईआर नेट का, तो ये मान लीजिए आपने आधा काम तो ऐसे ही कर लिया, क्योंकि विज्ञान वृक्ष आपको पूरा कंसाइज वे में और कितना कौन सी चीज पढ़नी है और किस पैटर्न में पढ़नी है वो पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे आप आसानी से सीएसआईआर नेट भी क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको जेआरएफ इसमें मिलती है तो उसके बाद उसमें आपको आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी, रिसर्च लैब, कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए जाके पीएचडी में, तो वहां आपको मिलती है कंटिन्यूअस 5 ईयर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फेलोशिप, जिससे आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप तुरंत जाइए, विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स परचेज करिए। हम लोगों ने 2 मेथड देख लिए हैं, उसी के ही सबसे पहले कौन सा देखा था, एनायन वाला, उसी में हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल को रिडक्शन करके भी हम कैसा बना सकते हैं, हम लोग एनायनिक फॉर्म वाली जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं CO8 वाला है, ये लीजिए, ये वही कॉम्प्लेक्स है, 4 कार्बोनिल इधर, 4 कार्बोनिल, ये सारे CO ही हैं, CH3 मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही NaHD डालते हो तो ये मेटल मेटल बॉन्ड टूटता है, और मेटल मेटल बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक कार्बोनिल के पास, दूसरा एक कार्बोनिल के कोबाल्ट के पास, एक दूसरे कोबाल्ट के पास जाएगा, और हमें यहाँ निगेटिव चार्ज दिखेगा। इसीलिए इस निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सामने कौन है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, CO8 का होल 4 और ये निगेटिव, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और सामने 2 Na क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टूटे हैं, तो ये हमारे 2 कॉम्प्लेक्स है। निगेटिव चार्ज किस लिए है, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड टूटा है तो एनायन में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं एनायनिक मेटल कार्बोनिल, जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं। सेकंड है कैटाइनिक, एनायन तो पढ़ ही लिया, अब हम पढ़ेंगे कैटाइनिक कैसे बना सकते हैं मेटल कार्बोनिल, वो है हैलाइड कार्बोनिल मेटल। मेटल कार्बोनिल हैलाइड जो होते हैं, यहाँ पे मेटल कार्बोनिल, इसको मेटल कार्बोनिल हैलाइड करिए, मेटल कार्बोनिल हैलाइड होता क्या है, मेटल कार्बोनिल हैलाइड, मेटल होगा, कार्बोनिल होगा, हैलाइड होगा, कॉम्प्लेक्स बाई एक्शन ऑफ CO एंड लेविस एसिड, मतलब CO ग्रुप डालो, कार्बन मोनोऑक्साइड और डालो, और वहां पे लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले, जैसे AlCl3, FeBr3, FeCl3, BF3, ये सारे अपनी वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कोई देता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड्स को लेविस बेस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले स्पीसीज को लेविस बेसेस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वालों को लेविस एसिड कहते हैं। तो FeCl3, AlCl3 और
और FeCl3 FeBr3 या BF3 जैसी स्पीसीजेज एक्सेप्ट करती हैं, तो इसलिए लेविस एसिड होती हैं, और जो डोनेट करती हैं वो बेसेस होते हैं, जैसे अमोनिया हमारा है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, पिरिडीन है लोन पेयर डोनेट करता है, इस तरह की चीजें लेविस बेसेस होती हैं। तो यहाँ पे अनहाइड्रस लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वाटर और एयर के साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए वाटर नहीं लेंगे। अनहाइड्रस मतलब वहां वाटर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। AlCl3 के प्रेजेंस में जब हम इसको ट्रीट कराते हैं तो ये हमारा कंपाउंड क्या होता है, MnCO का होल 5 जो है MnCO का होल 6 में कन्वर्ट होता है, साथ में पॉजिटिव फॉर्म में। और जैसे ही AlCl4 है तो ये वाला Cl इससे निकलेगा निगेटिव फॉर्म में और Al के साथ जुड़ेगा। थोड़ी देर पहले बताया था न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में अगर कोई निगेटिव पार्ट आके जुड़ता है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो जाता है, और किसी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव पार्ट आके जुड़ता है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा निगेटिव है, ये न्यूट्रल है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आपके सामने मैंने रिएक्शन लिख दी हुई है, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा मेटल कार्बोनिल हैलाइड से हमने पॉजिटिव बना लिया। ये पार्ट तो है नहीं, मेटल कार्बोनिल हैलाइड कौन सा है, ये है मेटल कार्बोनिल, ये है, ये कौन सा कैटाइनिक है, वही हमने यहाँ हेडिंग डाल रखी थी कि कैसे बनाएंगे। इसको पढ़ने से पहले अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, हम और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या उनकी क्या रिएक्शन होगी। वहां पे रिएक्शन ऑफ ए क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन ऑन सम कार्बोनिल गिव सम मेटल कार्बोनिल हैलाइड। यहाँ पे जब हम डायरेक्ट किसी भी मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन किसी भी हैलोजन डाई हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हैलोजन के इंसर्शन देखने को मिलता है, मतलब मेटल कार्बोनिल हैलाइड देखने को मिलती है। मान लीजिए FeCO5 लिया, उसमें आप Br2 डाल दिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक CO बाहर जाएगा और वहां पे हमारा इंसर्ट क्या करता है, एक Br इंसर्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पे Mn2CO होल 10 ये है हमारा कॉम्प्लेक्स, ये सबसे Br2 डाला और Mn सबसे पहले टूटेगा किसमें, MnCO का होल 5 और एक निगेटिव। कैसे टूटा, ये वही मेटल मेटल बॉन्ड है, यहाँ पे भी बताया था इस जगह पे कार्बोनिल का स्ट्रक्चर देके कि ऐसे टूट जाता है और निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली जहां मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं वहां पे ब्रेकिंग होगी, यहाँ ब्रेकिंग होगी, MnCO का होल 5 निगेटिव बनेगा, और निगेटिव बनते ही होता क्या है, देखिए MnCO का होल 5 ये स्पीसीज बनती है, ये स्पीसीज बनती है, और इसके ऊपर अगर आप Br2 डालते हो तो मैं रोज बताता हूं जब भी Br2 डालते हो तो उसमें एक Br पॉजिटिव एक Br निगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उस पर अटैक करने कौन आएगा, निगेटिव पार्ट आएगा, ये फटाक से इस पर अटैक करेगा, ये स्पीसीज बाहर होगी। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, MnCO का होल 5 और ये निगेटिव चार्ज कहीं और का नहीं, ऑन मेटल है, मेटल के ऊपर है, तो ये जो Br है किससे जुड़ जाएगा के मेटल से, और CO5 तो ऑलरेडी है इसीलिए हमने लिखा है MnCO का होल 5 Br, और वो भी 2 बाहर लिखा है। क्यों, क्योंकि एक तो ये हमने एक स्पीसीज की रिएक्शन कराई लेकिन है तो यहाँ 2, इसी तरह दूसरी होगी, दूसरी वाला दूसरे Br2 से रिएक्शन करके MnCO का होल 5 Br देखने को मिल जाएगा। शायद ये मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी, आप नोट कर लीजिएगा इसको। सिमिलरली अगर इसी कंपाउंड को हम लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हीट डाल सकते हो थोड़ी सी, जैसे ही हीट डालते हैं तो आपको इस तरह का डाइमराइज करके हमको डाइमराइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा। डाइमराइज्ड प्रोडक्ट कैसे है, कुछ और नहीं है इसमें, Mn 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ Br और यहाँ Br, ठीक है, ये सारे CO है, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, डाइमर है, और जैसे ये फिर से टूट जाएगा और एक CO एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे है FeCO4 का FeCO5 का जो मैं बोल रहा था, जैसे ही FeCO5 लोगे आयोडीन आएगा, FeCO मतलब एक CO बाहर जाएगा और 2 आयोडीन इंसर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक आयोडीन के ऊपर कितना, एक आयोडीन निगेटिव चार्ज कितना देता है, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हेलोजन कितना देता है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 हेलोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक CO बाहर हो जाएगा क्योंकि अकेले ही 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। सिमिलरली RuCl, ये मेटल की हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं सॉल्ट के ऊपर, कैसे पढ़ते हैं, ये तो ये यहीं वाली पढ़ लिए, ये डिफरेंट है थोड़ा। ये डिफरेंट क्यों है आपके सामने ही है, अभी पता चल जाएगा। देखिए सब में हम लोगों ने क्या लिया है, मेटल कार्बोनिल लिया है और हैलाइड ले लिया है, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, मेटल का सॉल्ट लिया है, RuCl3 लिया, CO के प्रेजेंस में MeOH या बेस बोल दीजिए, उसके प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, मेटल कार्बोनिल हैलाइड। ये सब भी बन रहे हैं मेटल कार्बोनिल
कार्बोनिल हैलाइड, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई भी यहाँ पे क्या नहीं ले रहे हैं, सॉल्ट नहीं ले रहे थे। मेटल कार्बोनिल पे ब्रोमीन की रिएक्शन या किसी हेलोजन की रिएक्शन करा रहे थे, और यहाँ पे सॉल्ट के ऊपर CO और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट दोनों का सेम है। बन यहाँ से भी मेटल कार्बोनिल हैलाइड रहा है, बन यहाँ से भी मेटल कार्बोनिल हैलाइड रहा है। शायद ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट आज का हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड। कैसे मेटल मेटल बॉन्ड बनता है वो इसका ये जो ब्रोमीन वाला है उसके नेक्स्ट है। प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं, कैसी कैसी रिएक्शंस देते हैं मेटल कार्बोनिल वो देख रहे हैं। मेटल हैलाइड कैसे बनते हैं ये देख लिया, कैसे हमारे डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का मेटल मेटल बॉन्ड टूटता कैसे है, जस्ट अभी इससे पहले ही देखा। अब हम कर रहे हैं वो मेटल मेटल बॉन्ड बनता कैसे है। द मेटल मेटल बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट और बाय सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन। या तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हो या तो एलिमिनेशन रिएक्शन करा दो और आपको मेटल मेटल बॉन्ड मिल जाएगा। ये MnCO5Br वही है जो पीछे बनाया है अभी, ये MnCO5Br वही है जो पीछे बनाया, इस फॉर्म में होता है। जैसे ही हम इसको देखेंगे, इसी रिएक्शन को यहां पर से हमको देखना है, इसी की ही वापस से रिएक्शन, इससे हमने पहले इसकी रिएक्शन करा के ये बनाया, अब हम बात कर रहे हैं इससे ये कैसे बना सकते हैं, वही है फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। तो हमारा ये कंपाउंड है, इसके ऊपर LiMnCO का होल 5 है। अब शायद आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि जो लिथियम होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब मोस्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो मेटल के ऊपर, क्योंकि ये इसके साथ ही तो कॉम्प्लेक्सेशन में है, तो मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। इस वाले के ऊपर क्या है, Br पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव में निकलेगा। और जैसे ही ऐसे हमको देखने को मिलेगा, यहां पर क्या होगा, ये तो सॉरी ब्रोमीन क्या होता है, निगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड देखने को मिलेगा और हमें कुछ डाइमराइजेशन देखने को मिलेगी, डाइमर प्रोडक्ट, और LiBr हमारा एलिमिनेट होकर अलग निकल जाएगा। यहां से Li निकलेगा, यहां से Br निकलता हुआ दिख रहा होगा, और जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। ये लीजिए, ये बना लीजिए, यहाँ से LiBr क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है, इसमें 2MoCO का होल 6 मतलब मोलिब्डेनम हेक्सा कार्बोनिल की रिएक्शन हम NaBH4 कराएंगे। NaBH4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, LiLH4 से कम है लेकिन फिर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है। और यही हमने पढ़ा कि मेटल मेटल बॉन्ड कब बनते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो या तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो। तो पहला तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू देख लिया है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू, और ये किससे देखेंगे, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट से देखेंगे। इन्हीं दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं, और हम लोगों ने दोनों के दोनों मेथड देख लिए। यहां से 2NaBH4 लोगे तो इसका काम कुछ और नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है हाइड्राइड डोनर। क्या होता है, हाइड्राइड डोनर, H- डोनर, और हाइड्राइड क्या होता है, H-। यहां से निकल रहा है तो आपको इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। यहां से हमारा मेटल कार्बोनिल बन गया और मेटल मेटल बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे। इसी से हमारा ये आज की प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं मेटल कार्बोनिल्स की। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, कैसे मेटल कार्बन बनते हैं, उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, वो लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग विज्ञान वृक्ष के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।